गुड इवनिंग भैया जी, गुड इवनिंग। एक्चुअली थोड़ा सा मेडिसिन लेने लगे थे, इस वजह से देर हो गई। आई रियली अप्रोजाइज फॉर दैट। तो आप सबको पता है कि जो एफआर है, फंडामेंटल राइट्स है, वो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मोटा मोटा मिलता है। और एक चीज समझिए, जो आपके ओरिजिनल फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके बारे में जिक्र मिलता है, वो तो आर्टिकल 14 से डिफाइन है, लेकिन उसके पहले कुछ बातें कही गई हैं जो कि आपके आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में कही गई है। तो आपको पता है कि जब कभी हम राइट्स की बात करते हैं तो राइट्स किसी के अगेंस्ट होते हैं। सबसे पहली बात, राइट्स किसी के अगेंस्ट होते हैं। तो आप हमें यह बताएं कि फंडामेंटल राइट्स जो आपको प्राप्त हैं वो किसके विरुद्ध हैं, किसके अगेंस्ट हैं, जो आपको मिले हैं। जो फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हैं वो किसके अगेंस्ट मिले हैं, सवाल ये है, जवाब आपको देना है। तो जो इस सवाल का जनरल आंसर है कि फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट हैं, वो है अगेंस्ट द स्टेट। राज्य के विरुद्ध आपको फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है। मतलब स्टेट ऐसा कोई भी नियम, कानून, कायदा नहीं बनाएगा कि जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो या फिर फंडामेंटल राइट्स सप्रेस किए जाएं। वो अपनी नीतियां आप पर जबरदस्ती नहीं थोपेगा, आपके राइट्स को बरकरार रखेगा, ऐसा कहा जाता है। तो जो आपका आर्टिकल नंबर 12 है वो यही बात डिफाइन करता है कि स्टेट क्या है। ये कौन बताएगा? आर्टिकल नंबर 12 बताएगा स्टेट की डेफिनेशन। और एक सवाल ये भी बनता है कि यहां पर स्टेट डिफाइन क्यों करना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि जो आपके राइट्स हैं वो किसी स्टेट के अगेंस्ट हैं। अब यहां पर स्टेट केवल और केवल कंट्री नहीं होगा। यहां पे आप देखेंगे कि कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको स्टेट में, कुछ अथॉरिटीज हैं जिनको स्टेट में अडॉप्ट किया गया है। तो जो डेफिनेशन यहां पर स्टेट की मिलेगी वो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लागू नहीं होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वो लागू किसके लिए होगी? वो होगी आपके पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 के लिए, जो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन बताई जाएगी। केवल इन्हीं दोनों पार्ट्स के लिए लागू होगी। पार्ट 3 तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं और पार्ट 4 इसके आगे पढ़ेंगे। ये दो चीजें आपको समझनी है। एक प्रश्न उठता है कि क्या प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी हमको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं? तो इसको प्रश्न को आप विचार कीजिए, इसका जवाब हम आपको लास्ट में देंगे सेक्शन में। ये बात आप समझिए। तो पहले तो हम लैंग्वेज पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है हर बार की तरह इन दिस। तो यहाँ पे विशेष कर इसने 4 पॉइंट्स गिनाए। एक तो इसने क्या कहा कि जो गवर्नमेंट है एंड पार्लियामेंट, मतलब सेंटर लेवल की बात कह रहा है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करके आए हैं तो हो सकता है रिदम में आ जाए। अंदर से बहुत पसीना आ रहा है तो परेशान मत होइएगा आप लोग, ठीक। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और दूसरी चीज गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, जो राज्य की विधायकी है। और इसी में तीसरा पॉइंट आता है आपका लोकल और अदर अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट या फिर स्टेट। लोकल अथॉरिटीज एंड लास्ट वन इज अदर अथॉरिटीज। ऑल द लोकल एंड अदर अथॉरिटीज। अब आपको यह बात पता है कि जो सेंटर या पार्लियामेंट नियम बनाती है उससे आपके फंडामेंटल राइट्स खींचे जा सकते हैं।
तो इसलिए हमने इनको स्टेट कहा कि ये जो लोग नियम कानून कायदे बनाएंगे इनको हम राज्य की परिभाषा में कहेंगे। नहीं मैडम लगा है वॉइस नहीं जा रहा क्या? Am I not audible? वॉइस नहीं आ रहा है? ठीक, चलिए अच्छी बात। तो आपको ये पता है कि जो गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट है वो कोई नियम बना रही है तब उसको हम सीधे सीधे स्टेट मान लेते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन और स्टेट वाले में भी यही चीज है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कुछ बना रहा है तो डिस्प्यूट केवल और केवल इन दोनों को लेकर के हुआ कि किस चीज को हम राज्य समझेंगे, किस चीज को स्टेट समझेंगे या नहीं समझेंगे। जैसे क्या एनसीईआरटी को हम एक स्टेट समझेंगे, क्या रेलवे बोर्ड को हम एक स्टेट समझेंगे, क्या बीसीसीआई भारत क्रिकेट कंट्रोल ऑफ जो बोर्ड है उसको क्या हम समझेंगे, या यूपी वेयर हाउस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को क्या हम स्टेट समझेंगे, यूनिवर्सिटी को आपकी क्या हम स्टेट समझेंगे या नहीं। इन प्रकार के प्रश्न आने लगे जनता के सामने, यहां से हुई दिक्कत। और इन बातों पे ही हमें मेन मुद्दा बात करनी है जिसमें कई सारे केस लॉज आपको मिलेंगे। एंड बिफोर गोइंग टू दैट मैं आपको एक केस दिखाना चाहता हूं और वो केस का नाम है पीडी शम दासिनी, पीडी श्याम दासिनी वर्सेस यूनियन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस चीज को आप समझिए। ये वो पहला केस था जिसमें ये बात उठी कि जो राइट्स हैं वो स्टेट के अगेंस्ट हैं या नहीं। तो इस केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आर्टिकल 119(1) और आर्टिकल 31 है वो प्राइवेट कंडक्ट के अगेंस्ट नहीं है। जैसा कि फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स की लैंग्वेज मिलती है उसके अनुसार ये डिड्यूस किया जा सकता है कि जो पार्ट 3 राइट है वो अगेंस्ट द ओनली स्टेट है। ये बात आप समझिएगा। अब एक चीज और समझिए, लेजिस्लेट करने का काम क्या है कानून बनाने का, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का। व्हाई द मेंशन इज देयर गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इसलिए मेंशन है क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेकर के चली आती है। ऑर्डिनेंस आपको पता है जब राष्ट्रपति साइन कर देता है, जब संसद सदन में नहीं होती है, सेशन में नहीं है, तब आपको नियम की जरूरत पड़ी तो आप चाहे तो प्रेसिडेंट से ऑर्डिनेंस पास करवा लेते हैं और स्टेट में अपने गवर्नर से। तो इसलिए ये क्या लिखा गया, गवर्नमेंट शब्द का यूज यहाँ पे किया गया है। इन दोनों बातों को ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो किसको डिनोट करती है, आपके राष्ट्रपति और गवर्नर। और जो ये पावर है ये लेजिस्लेटिव पावर के तहत आती है प्रेसिडेंट की और गवर्नर। जो अथॉरिटी शब्द है थर्ड पॉइंट में अथॉरिटीज, इसमें आर्टिकल 12 के तहत लॉज, ऑर्डर्स, रेगुलेशंस, बाई लॉज इन सबको इंक्लूड किया जाता है। लॉज, ऑर्डर्स, बाई लॉज। बाई लॉज जो आपकी लोकल अथॉरिटी है जैसे कि म्युनिसिपल प्रॉपर्टी वगैरह बना देती हैं, कोई रेगुलेशन बन गया है या एक्सेट्रा। ठीक, ये सारी डेफिनेशंस इसमें कवर की जाएंगी आपकी लोकल अथॉरिटीज के तहत।
नगर निगम, जिला पंचायत, ये सारी चीजें इसी में आ जाती हैं। ये सारे लॉज इस प्रकार के कहलाते हैं कि आपके तहत बनाए गए हैं। ये बात समझिए। एक चीज और समझिए कि जो म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट और माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड है, ये सब स्टेट समझे जाएंगे। म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, रिपीट कर रहा हूं, पंचायत, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स, ये सब क्या समझे जाएंगे? आपके स्टेट समझे जाएंगे और लोकल अथॉरिटी के तहत समझे जाएंगे। अभी और डीप में जाएंगे, अभी पहले ऊपर ऊपर हेडिंग कर रहे हैं, फिर अंदर में जाते हैं अच्छे से। एक केस का नाम लिखिए, मोहम्मद यसीन। मोहम्मद यसीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी। टाउन एरिया कमेटी। इस केस में कहा गया क्योंकि जो भी म्युनिसिपैलिटीज बायलॉज बनाती हैं वो क्या होंगी, सब के सब इस सेक्शन में बैठेंगे और जो म्युनिसिपैलिटीज हैं वो क्या समझी जाएंगी? स्टेट समझी जाएंगी। ठीक है। एक और शब्द मिलता है कि अदर अथॉरिटीज, और इसका जो अदर अथॉरिटीज फोर्थ पॉइंट लिखा है, इट हैज अ रिस्ट्रिक्टेड इंटरप्रिटेशन। इसका एक केस लिखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। इस केस में प्रश्न ये था कि क्या जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है उसे हमें स्टेट समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए। कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने जो कहा वो समझिएगा, यहीं से अंदर में चलेंगे। कोर्ट ने कहा कि इस केस में यूनिवर्सिटी इज नॉट अ स्टेट, और उसका रीजन दिया, कहा कि हम किसे स्टेट समझेंगे? जो लाइक नेचर हो, ऊपर जो भी बातें कही जा रही हो उन सब का लाइक नेचर हो। लाइक नेचर जैसे कि मैं आपसे कहूं, मान लीजिए कहूं कार, बाइक और ट्रक, तो आपको ये पता चल रहा है कि व्हीकल की बात हो रही है, तो आगे अगर डैश डैश कर दूं तो यहाँ पे व्हीकल का ही नाम आएगा। तो ये लाइक नेचर की बात कहलाई। तो इसी वजह से कहा गया कि जो ऊपर से तीन बातें कही गई, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, अदर अथॉरिटीज, तो लोकल अथॉरिटीज, तो अदर अथॉरिटीज में हम लाइक नेचर को ही रखेंगे कि उस प्रकार से चीजें हैं। और उसको कैसे टेस्टिफाई करेंगे कि जो इस मतलब लाइक नेचर में होगा, जो कि स्टेट की परिकल्पना के तहत आएगा, उसमें हम किसी पर्सन को, यूनिवर्सिटी को नहीं रख सकते। इस चीज को समझा गया। लेकिन एक केस आया इसी के बाद, उजमाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। और यहां पे एक बात और कही गई थी कि जो भी इस वाले केस में सोवरेन नेचर का एक्ट करेगा, संप्रभुता संपन्न का, उसे ही हम स्टेट समझेंगे। लेकिन जब उजमाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस आया, उजमाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये सारे केस आपको मिलेंगे। तो इस केस में कहा गया, जो इस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वाले में बात की गई, अभी ये बात आएगी सौरभ, कोर्ट स्टेट है या नहीं, ये बात आएगी। तो ये ऊपर वाला डिसीजन पलटा गया।
और कहा गया कि इसका रिस्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए कि लाइक नेचर ये शब्द यूज नहीं किया जाएगा, किसी को भी इंटरप्रिटेट करना होगा तो मतलब उजमा बाई से स्टेट को, यूनिवर्सिटी को हम स्टेट मानने लगे और मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को हमने गलत ठहरा दिया। इसी के बाद एक केस और आता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल। राजस्थान वर्सेस मोहनलाल। इस केस में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदर अथॉरिटीज का जो सेंस है वो काफी वाइडर है, इसको नैरोवर नहीं किया जा सकता है। तो जो भी इंस्टीट्यूशन जिसकी भी आप बात करें कि जिस पर ये क्वेश्चन मार्क है कि ये स्टेट है या नहीं, उसे किसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत या इंस्टीट्यूट के तहत पावर कन्फर की गई हो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी शुड बी एंगेज्ड इन परफॉर्मिंग द सोवरेन फंक्शन। यहां से डेफिनेशन पलटी गई और कहा गया कि वो जिसके बारे में क्वेश्चन मार्क है जरूरी नहीं है वो सोवरेन नेचर का एक्ट कर रहा, बस उसे किसी भी स्टेट्यूट या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसका क्रिएशन होना चाहिए। अल्टीमेटली जो ऊपर बात कही गई थी मद्रास वाले केस में, उसको इसने और पलटा। फिर एक केस आता है पटना हाई कोर्ट का, पटना यूनिवर्सिटी को लेकर के, जिसमें पटना यूनिवर्सिटी को एक स्टेट का दर्जा दिया गया। अब एक केस का नाम और लिखिएगा, ये महामोस्ट इंपॉर्टेंट है। महामोस्ट इंपॉर्टेंट है। केस का नाम है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। इस केस में क्या प्रश्न था कि सर जो ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए एस्टेब्लिशमेंट वगैरह किए गए हैं, जैसे कि ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी कॉर्पोरेशन वगैरह, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, क्या इनको हम स्टेट समझेंगे या नहीं समझेंगे? कोर्ट ने कहा कि इनको भी हम एक स्टेट समझेंगे विद इन द मीनिंग। अभी आगे एक टेस्ट मिलेगा कि किस टेस्ट के आधार पर हम इन चीजों को स्टेट कह रहे हैं। बहरहाल अभी बस नोट करते चलिएगा, क्योंकि इन सब के पास एक रेगुलेटरी पावर थी एम्प्लॉयज को लेकर। इसके बाद एक केस और आता है, रमन्ना दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रमन्ना दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो एक स्टेट है, और साथ ही साथ एक बात कहा कि जिस पर स्टेट का कंट्रोल है, जिस भी एजेंसी पर, जिस भी इंस्टीट्यूट पे, जिस भी इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन पे, उसको हम क्या करेंगे? स्टेट समझेंगे। मतलब कि एजेंसी हो या फिर इंस्ट्रूमेंटैलिटी हो,
ये बात समझिए। मतलब कि जिस पर अल्टीमेटली स्टेट का कंट्रोल है, जिस भी, जैसे ओएनजीसी है तो इस पर सरकार का कंट्रोल है, एलआईसी है इस पर सरकार का कंट्रोल है। तो भले ही ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ना बनी हो, किसी अन्य इंस्टीट्यूट से बनी हो, लेकिन अगर स्टेट का कंट्रोल है तब इनको हम क्या समझेंगे, स्टेट समझेंगे। तो ये दोनों शब्द ध्यान रखिएगा, एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ गवर्नमेंट। इंस्ट्रूमेंटैलिटी का मतलब जिसके थ्रू गवर्नमेंट काम कर सकती है, जिसमें वो अपना हस्तक्षेप कर सकती है। प्रॉपर डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो, उसमें फाइनेंशियली वो पैसा डाल सकता हो, उसमें उसका इंटरप्शन हो, इंटरफेरेंस हो, तो उसको हम क्या समझेंगे, स्टेट समझेंगे। इन शब्दों को ऐसे ही लिखिएगा, यही इसने टेस्ट ले डाउन किया। कि अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट राज्य से ले रहे हैं, मतलब राज्य मतलब यहां देश या सरकार, तो आपको भी एक कॉरपोरेशन होते हुए भी, आपको ये अथॉरिटी होते हुए भी स्टेट समझा जाएगा। ये बात आपको समझनी है। फिर इसके बाद एक केस आता है, सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन केसेस को लिखाने के पीछे मेरा एक डायरेक्ट इंटेंशन है कि ये सारे केसेस आपसे पूछे जाते हैं। सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में कहा गया कि जो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है वो भी स्टेट समझा जाएगा अंडर द आर्टिकल 12। क्योंकि इसमें भी जो सरकार है उसका हस्तक्षेप काफी हद तक है। एक केस और आया, यूपी वेयर हाउस कॉरपोरेशन। केसेस से परेशान मत होइएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना है तो इसमें बहुत सारे केस मिलेंगे। वेयर हाउस ऑफ यूपी, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, यूपी वेयर हाउस कॉरपोरेशन वर्सेस विजय नारायण। विजय नारायण, इस केस में जो राज्य निगम भंडार है इसको भी स्टेट कहा गया। आपसे डायरेक्ट पूछेगा केस प्रीलिम्स में, इसमें स्टेट को कहा गया है या नहीं, क्योंकि इसमें स्टेट का हस्तक्षेप है। यहां पे इंस्ट्रूमेंटैलिटी मिलती है, डायरेक्ट साधन के थ्रू यूज कर रहा है सरकार, फाइनेंशियल सपोर्ट इसको मिल रही है सरकार से प्रॉपर, इसलिए इसको राज्य की परिभाषा के अंतर्गत रखा है। एक केस और लिखिए, अजय हाशिया वर्सेस खालिद मजीद। इंपॉर्टेंट केस है, अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब। खालिद मुजीब, इस केस में एक बेहतरीन बात कही गई कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो प्रश्न है कि ये फला इंस्टीट्यूट या फला एजेंसी स्टेट समझी जाए या ना समझी जाए, ये किसी इंस्टीट्यूट के तहत रजिस्टर्ड है या नहीं, बस देखा इतना जाएगा कि क्या ये इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी को फॉलो कर रही है या नहीं, मतलब कि सरकार का इसमें हस्तक्षेप है या नहीं, फाइनेंशियल सपोर्ट पा रही है या नहीं पा रही है। इस केस में ये कहा गया, और कहा गया कि जो भी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटियां हैं, उन सबको भी हम स्टेट समझेंगे। ये भी आप ध्यान रखिएगा।
एक चीज और समझिए, केस का नाम एसएम इलियास वर्सेस आईसीएआर। एसएम इलियास वर्सेस आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीएआर। इसमें आईसीएआर को एक स्टेट की संज्ञा दी गई है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूं आपसे। ऐसे ही एक केस और है, टेकराज वासनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और एक केस का नाम और लिखिएगा, टेकराज वासानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के साथ में चंद्रमोहन खन्ना, चंद्रमोहन खन्ना, चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी। इस केस में कहा गया कि जो एनसीईआरटी है इट इज नॉट अ स्टेट। तो जो आपकी एनसीईआरटी की किताबें हैं, जो इसका बोर्ड है, वो एक राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। अच्छा, ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर कोई एनसीआर, अगर मान लीजिए कोई अथॉरिटी है, जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट अथॉरिटी है, तो ऐसे नियम कानून कायदे बना सकती है कि जिससे आपका राइट वायलेट हो सकता है। जैसे वो कह सकती है कि एयरपोर्ट के इतने इर्द गिर्द एरिया में 2-2 किलोमीटर तक आपको कोई मकान नहीं बनाना है, या मकान की ऊंचाई नहीं बढ़ानी है। तो अल्टीमेटली आपके राइट्स का वायलेशन हो रहा है ना। आपकी जमीन है, आप क्यों नहीं बनाएंगे? वहां फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। आप वहां पे आतिशबाजी नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार के राइट्स का आपके हनन होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है इनको स्टेट समझें या ना समझें, अगर स्टेट नहीं समझेंगे तो ये राइट्स का वायलेशन नहीं करेगा। एक चीज और समझिएगा, जब स्टेट वायलेट करता है राइट्स का, तब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं। लेकिन जब कोई प्राइवेट व्यक्ति आपके राइट्स का हनन करता है, तो उसको लैंड लॉस के तहत, जैसे आईपीसी में आप चले गए, सीआरपीसी में चले गए कि हाँ इन्होंने ये मेरा राइट्स का वायलेशन किया, इलीगल डिटेंशन किया, कुछ भी किया, तो उनका आप उसमें जाएंगे। और अगर स्टेट वायलेट कर रही है, स्पेसिफिकली राज्य आपके अधिकारों को छीन रहा है, तब आप सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आते हैं। इसीलिए हमें यहाँ पर राज्य की डेफिनेशन को समझना पड़ रहा है। एक और केस का नाम लिखिएगा, जी टेलीफिल्म लिमिटेड, जी न्यूज वाला, जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कहा गया कि जो जी टेलीफिल्म्स है इट इज नॉट अ स्टेट। ये इस केस में कहा गया कि बीसीसीआई, जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो एक स्टेट नहीं। तर्क कई सारे दिए गए थे कि सर आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ले जाकर के फलाना धमाका, लेकिन कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई इज नॉट अ स्टेट। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ये एक नहीं, राज्य नहीं। जितने केसेस लिखवाऊंगा 90% केसेस वही आएंगे आपसे। आपकी किताब में बहुत ज्यादा केस दिए होंगे, सब पढ़ने की जरूरत नहीं। अब एक सवाल और उठा कि क्या जो जुडिशरी है, सौरभ जी का सवाल भी, और सौरभ जी के सवाल से पहले सौरभ जी आपका पेमेंट हमें मिल गया था, शायद हम आपको मैसेज नहीं कर पाए थे, ये शायद ये पता नहीं पड़ा, देखिएगा। तो क्या जुडिशरी भी एक स्टेट समझी जाएगी या नहीं, इस बात का जवाब आपको इसी में मिलेगा। तो क्या जुडिशरी इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ स्टेट और नॉट, इस पे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है। तो सबसे पहले मैं आपका एक भ्रम दूर कर दूं कि जो जुडिशरी है इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि ये स्टेट है या नहीं। असमंजस की अवस्था, एम्बिग्यूटी अभी भी बनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन दिए जाते हैं। जैसे कि दो केसेस का मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा, एक
नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में कहा गया, इनडायरेक्टली नो कहा गया है कि जुडिशरी इज नॉट अ स्टेट, क्योंकि अगर जुडिशरी में मान लीजिए किसी को उसने डिटेंशन का ऑर्डर दिया तो आप कहेंगे सर उसने उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया, तो फिर उसको जेल जाना नहीं चाहिए भाई। तो इस प्रकार की बातें खड़ी हो जाएंगी, इसलिए इनडायरेक्टली उन्होंने कहा नहीं। और एक सवाल और उठा दूसरे केस में कि ए आर अतुल्य वर्सेस आर एस नायक का, ए आर अतुल्य वर्सेस आर एस नायक। इस केस में ये कहा गया, इनडायरेक्टली कहा गया है इसमें कि जो कोर्ट है वो कोई भी ऑर्डर ऐसा नहीं पास कर सकती है कि जो कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन को वायलेट करे। इम्प्रॉपर वे में ऑर्डर को पास करने के लिए मनाही की गई, और इसी आधार पर कई सारे विद्वान कहते हैं कि स्टेट इज अ जुडिशरी इज अ स्टेट, लेकिन एक्सप्रेसली सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा। ये ओपिनियन ऑफ ऑथर्स है कि जो जुडिशरी है उसको भी समझ लेना चाहिए एक स्टेट। तो जनरल आंसर क्या है? नो। और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक में जाएंगे तो आपको यही देना है कि बहुत ऐसा कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकती है जुडिशरी जो कि इम्प्रॉपर वे में हो, और इम्प्रॉपर वे में कर रहा है तब हम उसको क्या समझेंगे? स्टेट समझेंगे। क्योंकि अगर स्टेट ऐसा, अगर जुडिशरी को आप स्टेट समझेंगे तो इसके ऑर्डर के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या उसी कोर्ट में आ सकते हैं कि देखिए फला जज ने मेरे खिलाफ ये चीज किया, तो इसलिए नहीं समझा जा रहा है। और जिसको स्टेट समझेंगे उस पर देखेंगे कि क्या स्टेट का डीप एंड परसेसिव इंटरफेरेंस है या नहीं है उस एजेंसी में, उस पर्टिकुलर जिसको भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है। अब एक आपको मैं लिस्ट लिखा रहा हूं जो आके प्रीलिम्स में काम आएगी, जिससे प्रश्न कई बार बनते हैं। नॉट अ स्टेट, कौन स्टेट नहीं समझे जाएंगे? इसमें 4 नाम हैं, नामों को आप लिख लीजिए। एनसीईआरटी, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनसीईआरटी, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, ये स्टेट नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक्स आपका स्टेट नहीं है। साथ ही साथ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, ये भी, इस इंस्टीट्यूट का नाम सुना है आप लोगों ने? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, ये भी एक स्टेट नहीं। अब स्टेट के अंतर्गत आएगा क्या क्या वो लिख लीजिए। तो सबसे पहले आईसीएआर, जो कि मैंने आपको केस में भी बताया, यूनिवर्सिटीज, और इंपॉर्टेंट है पब्लिक ट्रस्ट, ओएनजीसी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वेयर हाउस कॉरपोरेशंस, भंडार गृह, बैंक, पंचायत, एलआईसी, नेशनलाइज्ड बैंक्स, ये भी लिख लीजिए, नेशनलाइज्ड बैंक्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब क्या समझे जाएंगे, स्टेट समझे जाएंगे। अब एक शुरुआत में एक प्रश्न पूछा था कि क्या फंडामेंटल राइट्स प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी है, तो इसका जनरल आंसर है नो, एंड स्पेसिफिक आंसर है ए काइंड ऑफ यस, एक तरीके से हो सकता है, संदेह मन से, क्योंकि प्राइवेट पर्सन आपके अगेंस्ट कोई लॉस नहीं बना, लेकिन आपका पड़ोसी आपसे भेदभाव कर सकता है। तो जैसा कि आर्टिकल 17, 15 to 23 और 24 वगैरह को देखें तो हम एक अंदाजा लगाते हैं कि प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी लागू किया जा सकता है, लेकिन पहला आंसर आपका नो होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जब जब ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रश्न से ज्यादा जरूरी यह है कि क्या वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो प्राइवेट पर्सन के द्वारा है या किसके द्वारा है, इससे मैटर नहीं है। और ये भी ध्यान रखिए, जब कोई प्राइवेट पर्सन आपकी वायलेशन करता है तब आप किस में जाते हैं, लॉ ऑफ लैंड में जाकर के उसके खिलाफ रेमेडी प्राप्त करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है ऑर्डिनरी लॉज के तहत। यहां तक चीजें क्लियर? इन केस लॉज को आप पढ़िएगा, ये केस लॉज इंपॉर्टेंट है, मैटर जानने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा डेप्थ में, लेकिन हाँ वो रिजल्ट उसमें क्या है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यहां तक समझ आया? चलिए, अब इसके बाद एक आर्टिकल और है, और ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट था। आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि कोई लॉ है जिसके द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर लिए जा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा। लैंग्वेज सबसे पहले हम लोग देखेंगे। लैंग्वेज कहती है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरिगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कोई एक ऐसा लॉ है जो कि इनकंसिस्टेंट है एफआर के, तो उस लॉ में क्या होगा? ऑल लॉज इन फोर्स इन इंडिया टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 26 जनवरी 1950 के पहले अगर कोई लॉज ऐसे चले आ रहे थे जो कि इसके लागू होने के बाद इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं, तो जिस स्टेज तक वो इनकंसिस्टेंट है उन प्रोविजंस को हटा दिया जाएगा और बाकी चीजों को चलने दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई स्टेट्यूट है जिसमें 150 नियम लिखे गए और उस 150 में से केवल 50 जो है 50 वही एफआर को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो इन 50 को हटा दिया जाएगा और जो बाकी मेन लॉ है उसको प्रिवेल करा दिया जाएगा। अगर ये आधे 100 के साथ में प्रिवेल कर सकता है, जितने भी एफआर से टकरा रहे हैं और गलत हो रहे हैं उनको हटा दिया जाएगा यहाँ से, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को तो हटा नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इनको हटा करके बाकी अगर इंस्टीट्यूट में जान बचती है तो उसको प्रिवेल करा दिया जाए कि भैया चलो। ये बात पहला कहता है। अभी इसमें और चीजें भी पढ़ेंगे। एक चीज चाहे तो पहले लिख लो, मैं बताना भूल जाओ। जो आर्टिकल 13 है यहीं से आपको जुडिशियल रिव्यू की पावर मिलती है।
क्वेश्चन बनता है कि जुडिशियल रिव्यू यूज कहाँ होता है, वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू की पावर कहाँ से जनरेट होती है, तो वो आर्टिकल 13(2) है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड पॉइंट कहता है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which takes away or abrogates the rights conferred by this part and law made in the contravention of this clause to the extent of the contravention be void। कोई भी एक ऐसा नियम नहीं बनाएंगे कि जो कि एफआर को कंट्राडिक्ट करे, अगर आप बनाते हैं तो उस हद तक वो वायलेट माना जाएगा। और इसमें लॉ के तहत ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉज, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, ये सारी चीजें चलेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अल्टीमेटली जो आर्टिकल 13 है, इट पुट्स अ बैरियर ऑन पार्लियामेंट कि सुनो पार्लियामेंट, हद के बाहर जाकर के नियम नहीं बनाओगे, ये चीज समझिए। इसीलिए यहां पे मैं बैरियर शब्द का यूज कर रहा हूं। इसीलिए मैं यहां पर बैरियर शब्द का यूज कर रहा हूं। एक मिनट, बैरियर ऑन पार्लियामेंट, ये बात आप समझिएगा। अब आपको एक टॉपिक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्टिकल 13(2)। ऑब्जेक्ट क्या है इस आर्टिकल का? तो इसका ऑब्जेक्ट ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुप्रीमेसी या पैरामाउंटेसी को बनाए रखना। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली with regards to the fundamental rights, कि फंडामेंटल राइट्स का जो पैरामाउंटेसी है उसको बनाए रखना, और उसमें भी सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, देन फंडामेंटल राइट्स। इस बात को ध्यान रखिए। और जुडिशियल रिव्यू की पावर यहां से जनरेट होती है, ये मैंने आपको बताया। जो आर्टिकल 13 है, इट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, इट इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है, भूतपूर्व लक्ष्य नहीं होता है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखिए। इसका मतलब क्या है? तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से पहले नियम चले आ रहे हैं, वो अगर किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो एक्ट अपने आप में वॉइड अब इनिशियो हो जाएगा, प्रारंभ से ही शून्य नहीं समझा जाएगा उसको। जिस हद तक वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हो रहा है, केवल और केवल उस पार्ट को हटा दिया जाएगा, उतने पार्ट को वाइप्ड आउट किया जाएगा। ये बात आपको समझनी है। एक केस का नाम लिखिएगा, केशवा माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। केशवा माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में ये कहा गया कि मान लीजिए इस कॉन्स्टिट्यूशन के
लागू होने से पहले कोई एक ऐसा नियम था, जैसे मान लीजिए राइट टू स्पीच, असेंबल, अगर अपराध रहा होगा तो इसके बाद भी अगर आपने 26 जनवरी 1950 से पहले वो ऑफेंस किया है तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा, बेशक मिलेगा, क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव है। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद अगर आपने वैसा ऑफेंस कोई किया जो कि पहले ऑफेंस माना जा रहा था लेकिन अब राइट माना जा रहा है, तब वो नहीं किया जाएगा, आपको उसमें पनिश। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक डॉक्ट्राइन का भी यहां पे मैं जिक्र करना चाहूंगा, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, यह आपसे पूछता है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। इस सेवरेबिलिटी में यह कहा जाता है कि जो कोई भी स्टेट्यूट का पार्ट फंडामेंटल राइट से क्लैश कर रहा है और वो फंडामेंटल राइट्स को नीचे दबा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन अगर उस इंस्टीट्यूट का उतना पार्ट निकाल दिया जाए, मान लेते हैं पूरा इंस्टीट्यूट था और इतना पार्ट एफआर को वायलेट कर रहा था, तो इसको क्या सेपरेट करने के बाद ये एक्ट जिंदा रह सकता है और चलाया जा सकता है, तो इसको चलाया जाएगा। यही डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है कि जो जो पार्ट वायलेट कर रहा है उसको उस एक्ट से निकाल लेने के बाद अगर वो एक्ट चल सकता है तो चलाया जाए, इंटायर स्टेट्यूट को खराब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है कि सेपरेट किया जा सके तो पूरे के पूरे स्टेट्यूट को ही आपको क्या बोलना पड़ेगा, वायलेशन ऑफ एफआर बोलना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और एक केस और आता है, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मद्रास। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस में कोर्ट ने ये कहा, बेसिकली इसमें सेक्शन नंबर 14 को लेकर के विवाद था। वो सेक्शन नंबर 14 ये कहता था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, जुर्म करने से पहले गिरफ्तारी में आर्टिकल 14 था कि जिसमें आप गिरफ्तार कर लिए जाएंगे तो आप चैलेंज नहीं कर सकते इस बात को। तो कोर्ट ने कहा कि ये भाई अल्ट्रा वायरस है और केवल आर्टिकल 14 को हटा लें तो पूरा का पूरा प्रिवेंटिव एक्शन बड़ा अच्छा है। तो यहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई की जा सकती है, इसलिए यहां की गई। और इसी प्रकार से एक और केस था, इन केसेस को इन्हीं हेडिंग्स के अंतर्गत लिखिएगा, RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या था, एक प्राइज कंपटीशन होता था, प्राइज कंपटीशन एक्ट की धारा 2D, सेक्शन 2D से लेकर के आपत्तियां थी। वो सेक्शन 2D इसको गैम्बलिंग बना दे रहा था, स्किल के बेस पे कोई गेम नहीं होता था, गैम्बलिंग नेचर का बनाता था। और आपको पता है कि गैम्बलिंग, सट्टेबाजी, बेटिंग, ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड है बाय द लॉ। तो कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल सेक्शन 2D को हटा दें तो पूरा सही लग रहा है ना, तब तो प्राइस कंपटीशन बन रहा है ना, गैम्बलिंग नहीं हो रही है ना। डिफेंडेंट काउंसिल ने कहा, उन्होंने कहा हाँ भाई सही बात तो सही कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई कर देते हैं यहां पर। ऐसे ही एक केस है कि होल्टहन, बड़ा टफ नाम है लेकिन लिख लीजिए क्योंकि पूछता है कि होल्ट, और एक बार नहीं कई बार पूछा है, होल्टहन वर्सेस जचिल्लू। इस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ के पैरा नंबर 7
से क्वेश्चन मार्क था कि जो पैरा नंबर 7 था वो कहता था कि अगर कोई दर बदलू नियम में कोई चेंज मतलब उसके अनुसार पैरा नंबर 7 के अनुसार इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। कोर्ट ने कहा भाई ये बड़ा गड़बड़ सीन है, ऐसे कैसे नहीं चैलेंज होने दोगे, तो केवल उस डॉक्ट्रिन को हटा दिया गया 10th शेड्यूल से। आप जब देखेंगे अपने शेड्यूल में 12 अनुसूचियां हैं आपके पास, उसमें 10वें शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है, तो उसका पैरा नंबर 7 जब आप देखेंगे तो वो डिस्प्यूटेड, उसको अलग किया जा सकता है, तब वो प्रोविजन सही हो सकता है। तो कोर्ट ने भी यही किया, यहां पर इस चीज को अप्लाई किया। यहां तक चीजें समझ में आई, क्योंकि इसके बाद एक नई डॉक्ट्रिन है। यहां तक समझ में आई हो तो जरा बताएं यस या नो। यहां तक की चीजें समझ में आई हो? जी सर। चलिए अब एक डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स है, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, सुना होगा आप लोगों ने। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, ये डॉक्ट्राइन क्या कहती है? It is based on the principle of law violates principal rights is not nullity or void ab initio। अगर कोई एक ऐसा लॉ है जो कि एफआर को वायलेट कर रहा है, तो वो वॉइड या नल नहीं समझा जाएगा। मतलब जब तक कोई एक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई आपने एक एक्ट बनाया और इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा है, तो ये ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा मर जाएगा, डेड नहीं होगा ये एक्ट, केवल अभी इस पर छाया है, ऐसा समझा जाएगा कि अभी किसी लॉ ने इसको दबा के रखा है, और जिस दिन ये लॉ हटेगा उस दिन ये फिर से अलाइव हो जाएगा। इट इज जस्ट लाइक अ वायरस। वायरस क्या होता है? जब तक बॉडी के बाहर तब तक मरा हो, और जब बॉडी के अंदर तो जिंदा। यही चीज इसके साथ में। इट इज ओवरशैडोड बाय द फंडामेंटल राइट्स एंड रिमेन्स डोरमेंट। डोरमेंट की सिचुएशन में रहेगा, लेकिन जब है इसके ऊपर से पर्दा हटेगा, लीनियंसी अपनाएंगे, तब ये फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन ये मेनली प्री कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेजेस के लिए कहा गया है, जो संविधान से पहले बने हो। और जब संविधान के बाद वाले की बात आती है कि जो नियम संविधान के बाद बने हों, उनके लिए क्या है? तो उनके लिए सिर्फ इतना है कि अगर उससे नॉन सिटीजन्स का फायदा हो सकता है तब तो ठीक है, लेकिन सिटीजन्स के लिए नहीं। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कुछ ऐसा बना रहे हैं तब उनको ओवरशैडोड नहीं माना जाएगा, उनको वर्ड मान लिया जाता है। लेकिन अगर उससे नॉन सिटीजन्स को बेनिफिट हो रहा है तो उनको दिया जाएगा। बहरहाल इसमें एक केस का नाम लिखिए, बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। बीकाजी भी कहते हैं, बीकाजी भी कहते हैं, वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स को अपनाया गया था। एक मोटर व्हीकल एक्ट था जो कि दबा हुआ था नए संशोधन के तहत, और जब वो चीजें हटी तो वो चीजें अस्तित्व में आ गई। इस वजह से इसको ओवरशैडोड समझा जा रहा था। ऐसे एक केस है दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी,
इसमें कहा गया कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स है दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर अप्लाई नहीं होती। लेकिन इसके बाद एक केस आता है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका माइल्स। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका माइल्स। इस केस में यह कहा गया कि ऐसा इंस्टीट्यूट बना सकते हैं जिससे नॉन सिटीजन्स का तो वॉयलेशन हो सकता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो भारत के निवासी नहीं है उनके राइट्स का वॉयलेशन हम कर सकते हैं, लेकिन अपने देशवासियों के राइट्स का वॉयलेशन नहीं कर सकते हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नियम बना सकते हैं। और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है कि जो दबे हुए हैं उनको अभी दबा रहने दो, अगर आप उनसे पर्दा हटाएंगे तो फिर से जिंदा हो जाएंगे। मतलब यहां पे हमने भेदभाव किया है अपने नागरिकों के बीच में और उनके नागरिकों के बीच में। इसी में एक केस और लिख लीजिएगा, दुलारे लोध वर्सेस थर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कानपुर। थर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कानपुर इसी में बस ये केस का नाम मेंशन कर लीजिए, बाकी ये केस एक बार हम और कहीं डिस्कस करेंगे तब इसके फैक्ट्स पर आपको नजर डालेंगे। एक डॉक्ट्राइन बचेगी इसमें, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर, वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। जरा डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, और ये हेडिंग हम आपको कल पढ़ाएंगे, समझाएंगे, वो आप समझेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर कि क्या आप अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव कर सकते हैं या नहीं, ये बात हम आपको कल समझाएंगे। अभी यहाँ तक जरा रिवाइज कीजिएगा और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाइए, उसमें जो मैंने बातें पॉइंट आउट की हैं, हाईलाइट की हैं, वो आपको हूबहू वैसी की वैसी ही मिलेंगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बाकी आप पढ़ना चाहें तो आप जे पांडे साहब की किताब में इन सारे टॉपिक्स को पढ़ते रहिएगा। साथ एक आध एडिशनल पॉइंट हो सकता है आपको मिल जाए तो आपको अच्छा लगेगा। बाकी केस लॉस सब कुछ यही होंगे आपके। तो अब अगर आपसे कभी सामने क्वेश्चन आए कि क्या एनसीईआरटी एक स्टेट है? नहीं। क्या यूनिवर्सिटी स्टेट है? हाँ है। क्या आईसीएआर स्टेट है? हाँ है। क्या म्युनिसिपैलिटी एक स्टेट है? हाँ है। ओएनजीसी है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट मिल रहे हैं। अब इनको क्या आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे? क्या आपको प्रीलिम्स दिक्कत करेगा? भाई क्यों दिक्कत करेगा? आज मैंने पढ़ाया, कल आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन लगा लीजिए, हो गया। क्यों दिक्कत करेगा? फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट हैं? स्टेट के अगेंस्ट हैं। प्राइवेट पर्सन के हैं या नहीं? कंट्रोडिक्शन है। जनरल नो, बहुत डीप में जाएंगे तो यस। 17, 23, 24, 15 2 में झलक देखने को मिलती है हमको। तो क्वेश्चंस लगाइएगा। क्वेश्चन लगाने से आप उस आयोग का ट्रेंड सीख जाते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टेट में क्या पूछा जा रहा है और क्या ये बोलता है आंसर। ये बात आपको देखने को मिलेगी। चाहे तो सिंघल की किताब ले लीजिएगा या प्रीवियस ईयर के पेपर्स डाउनलोड मार लीजिएगा हर एक आयोग की वेबसाइट से,
यहाँ ये पेपर्स हैं वो पूरा का पूरा डाउनलोड मार लिया विद द आंसर की, ठीक, अपडेटेड वाले। बस इतना काम आपको करना रहेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। नेशनलाइज्ड बैंक भी पूछ लेता है कभी कभी कि है या नहीं। जुडिशियल रिव्यू की पावर कहां से जनरेट होती है? फास्ट रिव्यू कर रहा है सेक्शन 13(2) से, पावर यहां से जनरेट हो रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। जुडिशियल रिव्यू कहां होता है वो आगे आने वाले आर्टिकल्स में मैं पढ़ाता रहूंगा। और कुछ खास नहीं, ठीक है। तो चलिए यहां तक रखते हैं, बाकी कल शनिवार है, कल शायद क्लास ना लें और संडे तो ले नहीं पाएंगे, आपकी क्लास अब मंडे को होगी, ठीक है। तो मंडे को आपकी क्लास होगी, तब तक आप लोग क्वेश्चन वगैरह लगा लीजिए क्योंकि इस पार्ट से काफी ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए तब तक थैंक यू, शब्बा खैर, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।